And a very warm welcome to the show. JIT की रिपोर्ट ने मुल्की सियासत में तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट के अब कंटेंट आपके सामने है और जो नज़र आ रही हैं बातें वो गवर्नमेंट के लिए बहुत डैमेजिंग है। रिपोर्ट ये कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म और उनके बच्चों के ख़िलाफ़ नैब में रेफरेंस दायर कर दिया जाए। उन्होंने सिफारिश की है। ये इस रिपोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इक़्तिदार को ख़तरे में डाल दिया है। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म के फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा किया है और शरीफ ख़ानदान का नाम ECL में डालने का भी कह दिया है। लेट्स वॉच इट। सारी चीज़ें जो मैं कह रहा था वो सामने आ गई हैं। कैसे सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने फौज डॉक्यूमेंट्स दिए, इदारों को साथ मिला के, FBR को साथ मिला के। अब नवाज शरीफ कोई इसके पास जवाब नहीं है सिवाय रिजाइन करें। अगले मंडे बहुत दूर है, वो मंडे अभी बड़ा दूर पड़ा है। किस मुंह से आप इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे? इदारे क्यों आपकी बात मानेंगे जब आपने ऊपर के इदारों के ऊपर सारे करप्ट लोगों को बिठाया अपनी चोरी छुपाने के लिए? मुल्क के इदारे तबाह किए जा रहे हैं अपनी चोरी छुपाने के लिए। PTI पहले भी रेजिग्नेशन मांगती रही है मगर इस दफ़ा पीपल्स पार्टी भी अब साथ है। इमरान खान के साथ आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिज़ाइन कर देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने JIT की रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। PID में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। उनका कहना ये था कि वो समझते हैं कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए इसको। आउटराइट रिजेक्शन इसलिए भी होनी ही थी क्योंकि हर लेवल पर इस रिपोर्ट ने शरीफ फैमिली की जो डिफेंस थी या उनका जो भी मौक़िफ़ था उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। क्या कहा वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने? लेट्स वॉच हिम। एहसन इकबाल साहब ने बहुत सारी वजूहात भी बताई कि वो क्यों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ अब ये मौक़िफ़ हमें नज़र आ रहा है हुकूमत का कि वो बार बार ये बात, पहले खदशात का इज़हार किया, रिजर्वेशंस थी, ये कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये बात कही थी कि अगर कोई भी फ़ैसला अवाम के ख़िलाफ़ आया और अवामी फ़ैसला अकॉर्डिंग टू PMLN ये था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का मौक़िफ़ मान लिया जाता तो अवाम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसका कंपैरिजन किया गया भुट्टो ख़ानदान के साथ। साथ ही साथ हमने एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स देखा जहां पर PMLN की लीडरशिप आकर बार बार ये बात कहती थी कि इस तरह के फ़ैसले को नहीं माना जाएगा और ऐसा ही हुआ कि इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ट्वीट की, उन्होंने भी कहा कि दिस इज़ रिजेक्टेड से एको हुआ आपके ज़हन में ISPR की एक ट्वीट थी जिसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था और तब ये सवाल उठाया गया था कि आया ISPR प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर भी सकते हैं। आज भी ये सवाल उठाया जा सकता है कि आया जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी क्या वो उस इदारे को जिसको उन्होंने खुद कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करें या उस टीम की इन्वेस्टिगेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन। लेकिन एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे थे? लेट्स वॉच दैट। इसलिए हम इस रिपोर्ट को रद्दी करार दे के मुस्तरद करते हैं और आप सब जानते हैं कि चंद रोज पहले इसी जगह पे हमने आपके ज़रिए पाकिस्तानी कौम को अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था जो JIT की तश्कील से लेकर जिस अंदाज में JIT को चलाया गया और जिस अंदाज में JIT से इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही थीं, गवाहान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी। इसी वजह से जो एहसन इकबाल साहब ने बातें बताई रिजेक्ट कर दिया गया, यहाँ तक कि इमरान नामा कहा गया JIT को। अगेन आई शो यू मरियम नवाज शरीफ ट्वीट, JIT report rejected. Every contradiction will not only be contested but decimated in Supreme Court. Not a penny of public exchequer involved. PMLN की तरफ से मौक़िफ़ दे रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, यानी PMLN रिजेक्ट कर रही है। वही PMLN जिनके लीडर ये बात कह चुके हैं कि जो भी फैसला आएगा उनको कबूल होगा। क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने? लेट्स वॉच दैट।
میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا. وزیر اعظم نے ایک وعدہ کیا تھا قوم سے، لیکن پی ایم ایل این ریجیکٹ کر رہی ہے رپورٹ کو. یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کو اس کو مان لیا جائے گا. ابھی بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہی جائیں گے اپنی ریزرویشنز لے کر. کیا آیا ہے اس رپورٹ میں؟ بہت سارے معاملات ہیں، ابھی تک ہمیں نئی خبریں مل رہی ہیں کیونکہ جو رپورٹ کو پڑھا جا رہا ہے مزید اس کی سمجھ آ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اور باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اٹس اے ویری لانگ رپورٹ. کہہ یہ رہی ہے، اگر اس کو تھوڑے سے آپ چیدہ پوائنٹس دیکھیں، وزیر اعظم ان کے خاندان کے لیے جو نظر آ رہا ہے وہ لمحہ فکریہ ہی نظر آ رہا ہے. یہ رپورٹ فیصلہ تو نہیں ہے مگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ضرور ہوگی. اس کے پوائنٹس پر ہم نظر ڈالتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں دکھانا چاہتی ہوں آپ کو کہ جنرل پرویز مشرف جن کا ہم نے انٹرویو کیا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے. لیٹس واچ دیٹ. اگر یہ فیصلہ پرائم منسٹر کے خلاف ہوتا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ مطلب آئیڈیل تو یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ سلیکٹڈ لوگوں کی آئے اور اس کو بیک اپ ہو، جوڈیشری اس کو لائے، سپریم کورٹ کی بیک اپ اینڈ آرمی کی بیکنگ ہو، اور وہ چلائیں، ملک کو پٹھی پہ چڑھائیں پہلے. فار ہاؤ لانگ؟ مطلب اس کا ٹائم دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹائم لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، ایفیکٹ لمیٹیشن ہونی چاہیے، ایفیکٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. انہوں نے پاکستان کو پٹری پہ چڑھانا ہے، یہ 5 سال لگیں یا 10 سال لگیں، تو میں یہ کہوں کہ نہیں 2 سال میں نہیں، ٹائم ریلیٹڈ نہیں، ایفیکٹ ریلیٹڈ. And now let's have a look. Panama JIT report کیا رہی ہے. وزیر اعظم نواز شریف ان کے بیٹوں حسین نواز اور بیٹی مریم نواز شریف کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کرتے ہیں. رپورٹ کے مطابق شریف خاندان تحقیقاتی ٹیم کے سامنے رقوم کی ترسیلات کی وجوہات نہیں بتا سکے. جو سوالات تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. دس از دی فائنڈنگ ناؤ آف JIT، جس کے اوپر ہیویلی بینک کر رہی ہے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے. تحقیقاتی ٹیم کے سامنے رقوم کی ترسیلات کی وجوہات نہیں بتا سکے. ان کی ظاہر کردہ دولت اور ذرائع آمدن میں واضح فرق نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچے آمدنی کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے اور منی ٹریل ثابت نہیں کر سکے. کلیئرلی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے JIT نے برٹش ورجن آئلینڈ سے مصدقہ دستاویزات حاصل کر لی ہیں. آف شور کمپنیز نیلسن اور نیسکو کی مالک مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. ان دونوں کمپنیز کے حوالے سے جمع کرائی گئی دستاویزات جعلی ہیں. ان دونوں کمپنیز کے حوالے سے جمع کرائی گئی دستاویزات بھی جعلی ہیں. جبکہ FZE کیپٹل، now that is new، کیونکہ باقی کمپنیز کے حوالے سے تو ہم سنتے رہے مگر یہ نیا معاملہ نکلا. FZE کیپٹل کمپنی کے چیئرمین پرائم منسٹر نواز شریف ہیں اکارڈنگ ٹو JIT's رپورٹ. یہ بات کہ لندن کی جائیدادیں اس برطانیہ کے کاروبار کی وجہ سے تھیں، آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے. انہی آف شور کمپنیز کو برطانیہ میں فنڈز کی ترسیل کے لیے استعمال کیا گیا. ان فنڈ سے برطانیہ میں مہنگی جائیدادیں خریدی گئیں. پاکستان میں موجود کمپنیز کا مالیاتی ڈھانچہ مدعی علیہین کی دولت سے مطابقت نہیں رکھتا. بڑی رقوم کی قرض اور تحفے کی شکل میں بے قاعدگی سے ترسیل کی گئی. یہ رقوم سعودی عرب میں ایک کمپنی کی طرف سے ترسیل کی گئی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب آرڈیننس کے سیکشن 9 کے تحت یہ کرپشن اور بدعنوانی کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا JIT مجبور ہے کہ معاملے کو نیب آرڈیننس کے تحت ریفر کر دے. I'll start with you, جان چکزئی صاحب. hemorrhaging is this report؟ اس کے بارے میں تو ہم نے پہلے بھی خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن کنٹینٹ پہ اگر ابھی ہم جائیں اور اس کو پوائنٹ وائز ڈسکس کریں، پہلی بات یہ کہ جو پاناما کے 13 سوالات ہیں وہ ادھری کے کھڑے ہیں. JIT نے کوئی اپنے فائنڈنگ کی بنیاد پہ وہ ایویڈنس اسٹیبلش نہیں کر سکے جس کو ڈسپیوٹ کیا گیا تھا. مثلا انہوں نے دعویٰ کیا کہ مریم نواز صاحبہ آج بھی اون کرتی ہے نیلسن اور نیسکول کو، جبکہ مریم نواز صاحبہ ڈسپیوٹ کرتی ہے اس فیکٹ کو، اور ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جو ان کے کلیم کو جو ہے ثابت کر سکے کہ
वाकई वो ऑफशोर कंपनी है। now sounding hearsay after this JIT. उसके इसी रिपोर्ट में नहीं है एविडेंस, नहीं आपने रिपोर्ट पढ़ी है? हमने साबित कर दिया रिपोर्ट में फाइंडिंग जो इन्होंने दावा किया है, इन्होंने नैब के उसूल इनवर्स। I just want to ask you कि किस तरह आपने साबित किया कि वो ओनर नहीं है, मुझे बस ये बता दें। इन्होंने नैब के उसूल के तहत पूरा केस बनाया। उन्होंने जो क्या गलत किया, मैं आपके साथ आ जाती हूँ, मरियम आप सही कह रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है? मरियम नवाज कह रही है कि मैं नहीं हूं, अभी उन्होंने नैब के उसूल के मुताबिक एस्टेब्लिश करना है कि नहीं वो हैं, ये साबित नहीं कर सके। यहाँ पे एक्सेप्टेड फैक्ट और डिस्प्यूटेड फैक्ट की बात है। onus of proof was on JIT, दो बातें जो सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही। नैब के उसूल में एक्सेप्टेड फैक्ट और डिस्प्यूटेड फैक्ट में फर्क है। एक्सेप्टेड का ये कि आप ये फैक्ट करती हैं कि ये पेन मेरा है, ठीक है, यहाँ पे फिर आपका ओनस है, आप जस्टिफाई करना है। जिस तरह हुसैन नवाज ने कहा कि ये फ्लैट मेरे हैं और मैंने इसे खरीदे, उन्होंने जस्टिफाई किया अपनी। कब कहा था उन्होंने ये? जब भी कहा था उन्होंने माने, लेकिन मरियम नवाज डिस्प्यूट कर रही है, तो नैब का ये उसूल आपने फिर उसको काउंटर करना है कि जी नहीं आप हैं, ये सबूत है, ये नहीं लाए पानामा से, बिल्कुल इसमें कोई उन्होंने फाइंडिंग सबमिट नहीं की। प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक इन्होंने फिर एस्टेब्लिश नहीं किया है। 4 जो फ्लैट्स हैं यहाँ पे फिर 1 सेकंड के लिए वो ये नैब के उसूल के तहत 1 सेकंड के लिए भी वो ओन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ये फिर डिस्प्यूटेड फैक्ट है, क्योंकि इन्होंने काउंटर कोई फैक्ट नहीं दिया जो एस्टेब्लिश कर सके कि प्राइम मिनिस्टर का कोई ताल्लुक इनसे बनता है। अब यूएई और तारिक शफी की बात की गई कि यूएई ने जो है को लेटर लिखा है। अगर आप उसको कहना है क्विकली काम जो मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से पार्ट है, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, वी नो दैट, बट पढ़ तो नहीं कि उसके बारे में वो क्या रहे हैं। आपने कहा वो साबित नहीं कर सके, वो ये कह रहे हैं नेल्सन और नेस्कोल का कोई ट्रस्टी कोई नहीं है, मरियम नवाज शरीफ ही असल मालिक और बेनिफिशियर हैं। JIT की रिपोर्ट ने मरियम नवाज की कंपनीज का भी इंकशाफ किया है, वो और कंपनीज बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नेल्सन और नेस्कोल समेत मजीद 10 कंपनीज उनके नाम पर हैं, कई मिल्स में भी वो हिस्सेदार हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो साहबजादी यानी हम मरियम नवाज साहिबा की बातें कर रहे हैं, पैनामा केस में नेल्सन और नेस्कोल की बेनिफिशरी होने का इल्ज़ाम था। So this is what they are saying, and you're saying कि this is रद्दी की टोकरी में डालेंगे इसको, this is what you are saying, ठीक है, but ये रिपोर्ट ये कह रही है, so this वो भी हमें उस पर बात करनी है। Let me take a break, we'll be right back। इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कीप स्पेशल ट्रांसमिशन। एंड वेलकम बैक। JIT रिपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो हम बात वक्फे में जाने से पहले कहे थे। मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मरियम नवाज हुदैबिया पेपर्स मिल, बहरान रमज़ान टेक्सटाइल, चौधरी शुगर मिल्स, हमजा बोर्ड्स, रमज़ान शुगर मिल, इत्तेफाक शुगर, हमजा स्पिनिंग समेत इत्तेफाक टेक्सटाइल और हुदैबिया इंजीनियरिंग में भी हिस्सेदार हैं। रिपोर्ट ये भी कह रही है मज़हर अब्बास साहब के मरियम नवाज के सासजात में 90 की दहाई में बेपनाह इजाफा हुआ, टैक्स गोशवारों और सासजात में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। साथ ही साथ उन्होंने ये और भी बहुत से जो तहाइफ है उनका भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि कार फरोख्त करके उसकी आमदनी ज़ाहिर की गई, मगर बाद में वही कार उनके असासों में दोबारा ज़ाहिर कर दी गई। ये छोटी बातें हैं मगर डिस्क्रिपेंसी वाज़े नज़र आ रही है अकॉर्डिंग टू JIT। सो हाउ डैमेजिंग डू यू थिंक मज़हर अब्बास साहब दिस इज़ फॉर द गवर्नमेंट? देखिए फरिया, डैमेजिंग तो है, ज़ाहिर है अखलाकी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। और आपको पता है कि पाकिस्तान में परसेप्शंस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। हमें नहीं पता क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है, वो कॉन्टेस्ट करेंगे, ये उनका मेरा ख्याल है लीगल राइट भी है कि सुप्रीम कोर्ट में वो उसको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि उसको लीगली फाइट करना चाह रहे हैं, और ये ज़ाहिर है उनका राइट बनता है। देखिए बज़ाहिर जो है वो JIT की रिपोर्ट को अगर ज़ाहिर है आप में से हम में से किसी ने उसको पॉइंट वाइज नहीं पढ़ा अभी तक, ज़ाहिर है इतनी जो है वो 250 सफ़ात की रिपोर्ट है, लेकिन अपेरेंटली लग रहा है कि JIT में कहीं स्प्लिट नजर नहीं आ रही है। JIT में यूनैनिमिटी नजर आ रही है इस रिपोर्ट की कंक्लूजन पे। राइट, बुनियादी एक क्विक सवाल भी आप उसको ऐड कर लीजिए जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये बात हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट ही एक्यूज थी, अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या ये रिपोर्ट वीक साबित हो जाती है उनकी रिजेक्शन की वजह से? देखिए फरिया, बिकॉज़ दे आर पार्टी इन इट सर।
देखिए वो दे दी accused party. देखिए वो अपना लीगल राइट तो उनका बनता है ना कि अगर वो किसी रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं तो चाहे मैं उससे कन्विंस हूं या नहीं हूं, मैं जाती तौर पे अगर समझूं कि रिपोर्ट बहुत क्लियर है, तब भी जिसके खिलाफ रिपोर्ट है उसका कानूनी हक तो ये है कि उस रिपोर्ट को चैलेंज करें, जिसको वो कर रहे हैं चैलेंज, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। अब जब बट अभी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसके अंदर तो सियासी स्टेटमेंट्स हमें नजर आई हैं, इमरान नामा, यानी आप अलेज कर रहे हैं कि जीआईटी के मेंबर्स पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं। सो इज दैट अ पॉसिबिलिटी कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई जीआईटी पीटीआई के लिए काम कर रही हो? डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? हाँ, लेकिन वो जीआईटी को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज करने जा रहे हैं ना। 17 तारीख तक तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि 17 तक तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये खुद मौका दिया है कि जो जीआईटी की रिपोर्ट है उसके बारे में वो कमेंट्स करें, जो भी उनके एतराजात हैं, और एतराजात दायर है कोई माजी की उस पर नहीं आएंगे, वो जीआईटी की इस रिपोर्ट के हवाले से ही आएंगे, और उन चीजों पर एतराज किया जा सकता है जो कि पहले ही रिपोर्ट का हिस्सा ना हो, या रिपोर्ट के उन पॉइंट्स पे एतराज किया जाएगा क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है। तो असल में मेरा ख्याल है हमें तकरीबन इसके बजाय कि हम जीआईटी की रिपोर्ट पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता। मैटर क्या चीज करती है कि जब एक फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये ख्याल बात है नवाज शरीफ के लिए मॉरली बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। पहले 5 रुकनी बेंच का एक फैसला आया, फिर 3 रुकनी बेंच ने जो जीआईटी बनाई, जीआईटी का एक फैसला आया, आज जो सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट था उसमें जो जफर एजाजी साहब के हवाले से आया वो मुस्लिम लीग नून के लिए खासा डैमेजिंग है। तो अब तक जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें पीएमएलएन मुसलसल डैमेज होती नजर आ रही है। वो उनको एक सियासी फैसला करना पड़ेगा जो बज़ाहिर वो लग रहा है कि वो इसको कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, और अंटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला न कर दे, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ अपनी नशिस्त को नहीं छोड़ने के लिए तैयार। राइट, वेरी इनसाइट, वेरी गुड इनसाइट जो आपने हमें दी। इमरान इस्माइल साहब, मज़हर अब्बास साहब का तज़किया भी आपने सुना, साथ साथ क्योंकि रिपोर्ट काफ़ी लेंथी है, हम चाहते हैं कि शेयर भी करते चले। हमने आपको मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बताया जो जीआईटी रिपोर्ट कह रही है, हसन नवाज, एंड अगेन दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, मगर हसन नवाज साहब के हवाले से कह रही है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस की तहकीकात दोबारा शुरू करने की सिफारिश भी की है उन्होंने। मुकदमे में जीआईटी की तरफ से नए शवाहिद इस्तेमाल करने, सईद अहमद और जावेद कियानी को भी शामिल तफ्तीश करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने ये कहा हसन नवाज साहब के हवाले से कि उन्होंने 2001 में बरतानिया में कारोबार का आगाज़ किया। 2001 से 2016 तक उनकी कंपनीज के कुल नुकसानात 1 करोड़ 55 लाख पाउंड से ज़्यादा थे। उन्होंने अपनी यूके की कंपनीज और चौधरी शुगर मिल्स को 2001 से 2013 तक कतर से मिलने वाली रकम से ज़्यादा कर्ज दिया। बरतानवी कंपनीज के नुकसानात के बावजूद बरतानिया में रियल स्टेट के एम्पायर खड़ी कर ली गई। हसन नवाज की बरतानिया में 10 कंपनीज जबकि 19 जायदादें हैं। इन कंपनीज में वो कोई मुआवजा और तनख्वाह नहीं लेते। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी कंपनीज को टैक्स से बचाने के लिए हसन नवाज के जो पेड अप कैपिटल है उसको कम दिखाया गया है। बरतानिया में जायदाद की वजह से दीगर कामयाब कारोबार जो कारोबार है उसको कामयाब बताया गया है। हसन नवाज जो है वो रजिस्ट्री और बैंकिंग रिकॉर्ड की दस्तावेज़ात इस बारे में उन्होंने कहा है कि वो फराहम नहीं कर सके। सो दिस इज़ द जीआईटी। इमरान इस्माइल साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की खान साहब ने। सो जो परेशानी हमें नज़र आई थी या एतराज़ नज़र आया था, साजिश का भी कहा जा रहा था, तो इस रिपोर्ट की रोशनी में हम समझ सकते हैं कि ये बात समझी जा रही थी, परसीव कर ली गई थी कि ये रिपोर्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आ रही है। जी शुक्रिया फरिया। मैं एग्री करता हूँ मज़हर भाई की बात से, जो इन्होंने अभी एनालिसिस दिया से आई एग्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन ये इतना मासूमाना अमल नहीं है जितना मज़हर भाई ने अभी बताया, या उन्होंने जैसे बात की कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि वो लीगल बैटल में जाएंगे और वो लीगली इसको फाइट आउट करेंगे। यहाँ पे बात यह है कि जीआईटी में क्या कुछ
प्रूव नहीं हुआ या क्या कुछ JIT की फाइंडिंग कह लें उसको कि JIT ने अपनी फाइंडिंग उनको नहीं दी सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जो फाइंडिंग्स उन्होंने दी हैं उसके हिसाब से तो वो बिल्कुल साबित हो गए हैं कि जी ही प्लीड गिल्टी, या प्लीड गिल्टी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ये कि वो कसूरवार साबित हो गए हैं, वो साबित हो गए हैं कि जी इन्होंने ये सारे काम किए हैं। इसहाक डार का कन्फेशनल स्टेटमेंट उन्होंने कह दिया है कि जी बिल्कुल करेक्ट है, ये मनोवन ऐसे ही हुआ था, और वो ना भी कहें तो भी इसहाक डार का स्टेटमेंट तो हमें पता ही लगता है कि जो इसहाक डार ने स्टेटमेंट दिया कन्फेशनल स्टेटमेंट, वो 6 साल के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी प्रॉपर्टी करके जाहिर किया, उसको उनके बच्चों ने अपनी प्रॉपर्टी करके जाहिर किया उन चीज़ों को जो इसहाक डार 6 साल पहले बता गए थे। अंडर डुरेस उनके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ था कि उन्होंने आने वाला वक्त देख लिया था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, वो लिख के दे दिया था। तो दिस इज़ इतना सीरियस मामला है ये कि मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए, और उसके बाद वो बेशक ही लीगल बैटल लड़ते रहें, कोई अपना प्राइम मिनिस्टर ले आए। नोबडी सेइंग कि जी PML की गवर्नमेंट जाए, नोबडी सेइंग कि जी कोई इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप आ जाए, कोई नहीं कह रहा कि जी कोई फौजी सेटअप आ जाए, कोई डिक्टेटर आ जाए। PMLN की गवर्नमेंट रहे, नवाज शरीफ साहब घर जाएँ। नवाज शरीफ के घर जाने से जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली एक चोरी के मरतकब हुए हैं, दादा से लेके पोते तक के ऊपर इल्ज़ाम है, और कोई एक इल्ज़ाम ये झूठा साबित नहीं कर सके। ये ना कहें कि जी JIT नहीं साबित कर सकी, ओनर सिंह के ऊपर था साबित करने का। इन्होंने अपने परचेज डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सके लंदन के, ये अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सके, ये ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सके। देयर इज़ नो ट्रस्ट दैट एग्जिस्ट, कोई ट्रस्ट ही नहीं है। हर चीज़ साबित होती चली जा रही है, और ये कहते हैं कि जी हमारा और जो डॉक्यूमेंट्स जो कुछ दिए गए हैं उनके बारे में JIT की फाइंडिंग ये है कि वो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अगेन इट्स पर्जरी। जो नहीं, जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? जो खुद SCCP में बैठे फोर्जरी कर रहे हैं। मुझे बताएं कि उनको क्या हुआ था इजाज़ी साहब को कि वो अपनी तरफ से बैठ के डॉक्यूमेंट फोर्ज कर रहे थे। आज उन्होंने कहा होगा तो कर रहे थे ना फरिया, वाई ही वाज नॉट फोर्जिंग योर डॉक्यूमेंट्स। कोई शौक है उनको कि किसी का भी फाइल निकाल के फोर्जरी शुरू कर देते हैं, या दो चीज़ें हुई होंगी ना। राइट, इमरान साहब अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि एक ग्रुप का आपने एक ठीक एक क्विक बात जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पहले बॉयकॉट किया इस ग्रुप का PTI ने। मज़हर अब्बास साहब, यू हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन जर्नलिज्म, लेकिन जिस तरह के सवालात आपके जिस ग्रुप से आप मुंसलिक हैं उठाए जा रहे हैं, आपके ख्याल से वो जेन्युइन सवालात हैं? क्या ये सवाल बनता है कि आज ही के दिन फ्रंट पेज पर कैसे एक स्टोरी छप गई जो कि इनकरेक्ट थी? देखिए, इनकरेक्ट स्टोरी और करेक्ट स्टोरी का बैरोमीटर तो यही है कि जाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझ रही है कि ये स्टोरी गलत है और उसके खिलाफ उन्होंने एक नोटिस दिया है, अब नोटिस का वो जवाब वो रिपोर्टर क्या देता है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है, ये तो फिर मैटर ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने बट आई एम आस्किंग यू एज अ जर्नलिस्ट सर कि जर्नलिज्म के जो नॉर्म्स हैं वो आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, हमने आपसे सीखा है। क्या वो हमें क्या एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है कि एक मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर इम्पैक्ट जा सकता है तो हम उसको क्रॉस चेक जरूर करें? ये आप नहीं सिखाया हुआ है हमें। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं तो और बहुत थी और शुरू से मैं बेसिक बात करता रहा हूँ कि जो मैटर पेंडिंग होते हैं, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होते हैं, उस पे आप कमेंट ही नहीं कर सकते, फॉर और अगेंस्ट। यानी ये नहीं कि सिर्फ उसके खिलाफ कोई गलत रिपोर्ट देना। इवन मैटर ऑफ पेंडिंग इन एनी कोर्ट, वो हम कमेंट ही नहीं कर सकते। यहाँ हो क्या रहा है पिछले चंद सालों में कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होता है, उसकी ब्रेकिंग न्यूज चलती है, जजेस के रिमार्क्स चलते हैं, ऑब्जर्वेशंस आती हैं, टॉक शोज होते हैं। आप मुझे बताएं, जो ये पिछले 2007 से पहले कभी आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की इस तरह रिपोर्टिंग, मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की है, मुझे पता है कि जब मैं कॉपी फाइल करता था तो उसको कितना केयरफुली हैंडल किया जाता था, क्योंकि मैटर सब जुडिस होता था, लीगली होता था। तो ये चीज कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली, सिर्फ इसमें नहीं पिछले चंद साल में बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी भी पेंडिंग केसेस, खास तौर पे जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, उसमें कहीं भी जो रिपोर्टर्स हैं या मीडिया है उसको कभी भी नहीं रोका कि जी ये मैटर सब जुडिस है, आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते। और इसमें बेशुमार चीजें हुई हैं। तो हमारे यहाँ आज भी मैं ये कहता हूँ कि अगर गलत रिपोर्टिंग हुई है
اور اگر غلط رپورٹ فائل ہو رہی ہیں بالکل اس کا طریقہ وہی ہے جو سپریم کورٹ نے آج کیا کہ انہوں نے ایک شو کاز نوٹس دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ شو کاز نوٹس تو دے دیا ہے, لیکن کیا سپریم کورٹ اس کیس کو جو آلریڈی پینڈنگ ہے اس کو سب جوڈس ڈکلیئر کر کے میڈیا کو یہ پابند کرے گی کہ میڈیا اس طرح رپورٹنگ نہ کرے؟ یہ نہیں کہ آپ صرف ایک فریق کو بلکہ اوور آل میڈیا کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن آنی چاہیے, صرف میڈیا ہی کے حوالے سے نہیں. رائٹ. مظہر عباس صاحب, ہم ایک وقفے کی طرف جانے, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. کیپ واچنگ آ اسپیشل ٹرانسمیشن. اینڈ ویلکم بیک. شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, بٹ مظہر عباس صاحب کوئکلی ٹو ریپ اپ جو ہم بات کر رہے تھے, یہ دونوں سٹوریز اب میرے پاس موجود ہیں. ہیڈ لائنز ہی دیکھ لیں. JIT نے وزیر اعظم کو نہیں ان کے بیٹوں کو قصوروار پایا, جو صبح لیکڈ سورسز کر کے آپ کے ادارے میں چھاپی گئی, اور وزیر اعظم نواز شریف کے اثاثہ جات معلوم ذرائع آمدن سے زائد ہیں. دس واز دی ایکچوئل سٹوری. سو یہ کتنا فرق ہے دونوں میں؟ مظہر عباس صاحب. جی بول سر, جو کانٹینٹ کے اوپر اگر ہم آئیں تو احمد نورانی صاحب کی سٹوری میں اور جو اصل سٹوری تھی, کتنا فرق آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے, میں نورانی کے بیہاف پہ تو بات نہیں کر سکتا اس کی رپورٹنگ, لیکن JIT آفیشیل رپورٹ ہے وہ اگر دیکھیں اور جو اخبار میں رپورٹ چھپی ہے وہ بظاہر تو مجھے فرق نظر ہے, لیکن میں نے چونکہ پوری رپورٹ نہیں پڑھی تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ, لیکن وہ ایون میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایون اگر وہ رپورٹ درست بھی ہو تب بھی آپ نے کورٹ کی رپورٹ اس طرح کبھی بھی نہیں دی جاتی. That's correct. ٹھیک. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ کورٹ نے ایک اور کام کیا ہے. کورٹ نے جو اشتہارات کی, جو میڈیا کو اشتہارات دیے گئے ہیں وہ بھی کال کیے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز کال کی ہیں, جو کہ بظاہر بہت اچھی بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آلریڈی سپریم کورٹ, اس بینچ کے نہیں لیکن سپریم کورٹ نے میڈیا کمیشن ایک قائم کیا تھا. اس میڈیا کمیشن جو جسٹس ناصر اسلم زاہد اور جاوید جبار پہ مشتمل تھا, اس نے ایک کمپیکٹ رپورٹ دی ہے جس میں اشتہارات کے حوالے سے, میڈیا کے چینلز کے لائسنس کے حوالے سے ایک کمپیکٹ رپورٹ ہے. اس پہ عمل درآمد اگر ہو جاتا تو شاید آج صورتحال بڑی مختلف ہوتی. لیکن کنٹمپٹ والی چیز اور ساتھ میں اشتہارات والی چیز, دونوں چیز بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اشتہارات کی مد میں کلیکٹ کرنے کے سے کیا چیز اخذ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اشتہارات آپ کو پتا ہے اشتہارات میں بہت سے گھپلے بھی ہوتے ہیں, لیکن ساتھ میں اشتہارات جو دیے جاتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا میڈیا, جو ان کی ریٹنگز ہوتی ہیں یا اخبارات کی سرکولیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے دیے جاتے ہیں. بٹ اگر اس پیٹیشن میں پیٹیشنر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا موقف نہیں سنا جا رہا اور دوسری پارٹی کا سنا جا رہا ہے, دوسری پارٹی گورنمنٹ ہے اور وہی گورنمنٹ اسی میڈیا گروپ کو ایک پروپورشن کے حساب سے بہت زیادہ حصہ دے دے اشتہارات میں, تو کیا یہ کیس بنتا ہے؟ میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ منسٹری آف انفارمیشن ہونی نہیں چاہیے. ختم کریں منسٹری آف انفارمیشن کو. منسٹری آف انفارمیشن ایک وہ ادارہ, یہ سپریم کورٹ میں جو پٹیشن گئی تھی جرنلسٹوں کی, اس میں تو یہ بات موجود تھی کہ سیکریٹ فنڈز ختم کریں, اور سیکریٹ فنڈ ختم ہوا تھا اس رپورٹ اسی پٹیشن کی جو حامد میر یہ تھی. کمیشن بنایا گیا, پھر میڈیا کمیشن کی, اس میڈیا کمیشن نے جو رپورٹ سبمٹ کی جو بہت کمپیکٹ رپورٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں تو بہت سے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. لیٹس کم بیک ٹو JIT ناؤ. مظہر عباس صاحب, لیٹ می برنگ ان شوکت بسرا صاحب آلسو. یہ کیونکہ اگین آئی اسٹریس کہ میڈیا والا معاملہ بھی بہت اہم ہے, خاص طور پہ کیونکہ سپریم کورٹ اس کا خود نوٹس لے رہی ہے. شوکت بسرا صاحب, اہم فائنڈنگز تھیں آج کی. حکومت نے بھی جو کہا وہ بھی کوئی بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. لگ رہا تھا کہ حکومت ناخوش ہے JIT کی پروسیڈنگ سے, لیکن جو JIT میں باتیں آ رہی ہیں وہ آپ کے لیے حیران کن ہیں. فریحہ بالکل حیران کن نہیں ہے. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنی پارٹی کا موقع بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے, ابھی ان کا 2 گھنٹے ہوئے اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوا ہے
کہ کوئی قانونی اخلاقی سیاسی جواز نہیں بچا سیاست کے گاڈ فادر، سیاست کے سسلین مافیا، سیاست کے ڈان میاں نواز شریف کے پاس وہ فل فور مستعفی ہو جائیں، وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیں. اور اگر اب جمہوریت خطرے میں ہوئی، اگر پارلیمنٹ چلی گئی، اگر یہاں پر آمریت آ گئی یا یہاں آئین خطرے میں پڑا تو اس کی تمام تر ذمہ داری میاں نواز شریف پر ہوگی. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ فل فور وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیا جائے. اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ شوکت بسر صاحب یہاں ایک اہم بات ہے. So let me ask this question. کیونکہ احسن اقبال صاحب نے کہا دھرنا 1, دھرنا 2 اور now it's دھرنا 3. دھرنا 1 میں پیپلز پارٹی کو کنٹریبیوشن دے لے یا پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے تو الزام دیکھ لیں کہ آپ نے مدد کی پی ایم ایل این کی, آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے, آپ نے کہا آپ ڈیموکریسی بچا رہے ہیں. آج آپ دوسری طرف کھڑے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دھرنا پارٹ 3 نہیں ہے, حکومت غلط کہہ رہی ہے؟ فریحہ مجھے بتائیے کہ یہ جو سازش کی بات کرتے ہیں, کیا یہ پاناما لے کے آئی فوج لے کر آئی, کیا عدلیہ لے کر آئی, کیا پیپلز پارٹی لے کر آئی, کیا تحریک انصاف لائی, یا میڈیا لے کر آیا؟ کون لے کر آیا؟ انٹرنیشنلی ایکسپوجر ہوا, پوری بہت سارے دنیا کے وزیر اعظموں نے استعفیٰ دیا, بہت سارے وزیر گھروں کو چلے گئے. تو میاں نواز شریف صاحب کے تو پاس اس وقت ہی اگر یہ عزت کے ساتھ گھر چلے جاتے تو آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگ انسائی نہ ہو رہی ہوتی. پیپلز پارٹی ہر اس سازش کو ناکام بنائے گی جو پارلیمنٹ اور جمہوریت کے سامنے کھڑی ہوگی. اگر ہم نے سازش کرنی ہوتی تو یہ گڑی خدا بخش لاڑکانہ کا قبرستان اتنا بڑا نہ ہوتا. میں پھر اسی پوائنٹ پہ آؤں گا, پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور میں یہ خبر دے رہا ہوں اب دوبارہ, میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا میں نے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح جائے یا شام جائے. میاں نواز شریف کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. 17 تاریخ سے پہلے سیاست کا گاڈ فادر استعفیٰ دے کے اپنے گھر چلا جائے گا, ورنہ آپ دیکھ لیجئے گا, چونکہ اب یہ ملزم سے مجرم میں کنورٹ ہو چکے ہیں. اور ہمارا ایک اور بھی مطالبہ ہے کہ میاں نواز شریف اور حسن نواز, حسین نواز جو کہ بھاگ چکے ہیں ملک سے, وہ مجرم ہیں, وہ ملک سے بھاگ چکے ہیں. حسین نواز, صفدر اور اسحاق ڈار اور مریم بی بی, ان پہ باقاعدہ جے آئی ٹی نے ان کو ملزم سے مجرم بنا دیا ہے, اور انشاءاللہ سپریم کورٹ بھی ان کو مجرم ڈکلیئر کرے گی, ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں. یہ قومی مجرم ہے, یہ قومی مجرم ہے. اس لیے آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ سیاست پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی بھی یہی فریحہ ایک بات اور سن لیں, فریحہ ایک اور بات سن لیں. سیاست کا گاڈ فادر تو ایکسپوز ہو گیا. ابھی جو آپ میڈیا کی بات کر رہی تھی, میڈیا کا گاڈ فادر میر شکیل الرحمان بھی اپنے انجام کو اب پہنچے گا, چونکہ یہ ایک ناپاک گٹھ جوڑ تھا, ان کا ناپاک ایک الائنس تھا ان دونوں. ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا, میاں نواز شریف, افتخار چودھری اور یہی گروپ, یہ صبح ایک اس گروپ کے اندر خبر لگتی تھی اور افتخار چودھری اس کا 100 موٹر نوٹس لیتے تھے, اور میاں نواز شریف کالا پینٹ کو ٹائی لگا کر ہمارے خلاف سپریم کورٹ میں جاتے تھے. بات صرف اتنی ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. وہ لوگ جو آخری عشرہ رمضان کا مدینے میں گزارتے تھے, یہ ہے ان کا اصل چہرہ. میاں نواز شریف نے خود کہا تھا کہ میری کوئی آف کورس اور کمپنیوں میں مستعفی ہو جاؤں گا. سب کی عبادت, سب کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے درمیان میں, لیٹس ناٹ گو دیر. لیکن لیٹس کم ٹو دا کانٹینٹ آف دا رپورٹ. یہ کتنا آپ کے لیے اہم بھی ہوگا, ڈیمیجنگ بھی ہوگا کہ اب اٹس ناٹ جسٹ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی ایگزیکٹلی وہی بات کری ہے جو پی ٹی آئی نے کی ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی پچھلے 4 سال سے تقریباً ہم جمہور کی حکمرانی کے لیے جو سازشیں کے خلاف جو ہو رہی ہے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی اگر واقعی بے نظیر بھٹو کی پارٹی اور یقین رکھتی ہے کہ جمہوریت ہم سب کا پروجیکٹ ہے اور جمہور کی حکمرانی کا حق جو ہے ان کو بھی عزیز ہے, تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. ہم بالکل سازش ہو رہی ہے, جی آئی ٹی نے سازش کی, یہ رپورٹ ہے. اب یہ رپورٹ جس کا میرٹ ہم سب کے سامنے ہے, سپریم کورٹ سے ہم یقیناً توقع کریں گے. دیکھیے وہ سپریم کورٹ نے بنائی ہے, لیکن اس میں ججز نہیں بیٹھے ہیں, نہ کوئی وہ ایک فیصلے کے تحت جی آئی ٹی بنی ہے. وہ اپنے جو مینڈیٹڈ 13 سوالات ہیں اس سے ہٹ چکی ہے, جو ایک ایجنڈے کے تحت ہٹ چکی ہے. اور آج سنیے, آپ سنیے پلیز, چپ ہو جائیں. اب جو 13 سوالات ہیں اس سے ہٹ چکی ہے, کوئی اور ایجنڈے میں یہ جو ہے وہ پھنس چکی ہے. لہٰذا اس کے میرٹ اور ڈی میرٹ اور ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کا ڈیسیجن کرنا ہے, اور ہم سپریم کورٹ میں جا کے یہ چیلنج کریں گے کہ ان کے فائنڈنگز کے ساتھ ان کے خود سے پروفس ہیں. اب کسی اہم بات یہ کہ یہ اصول کے یونیورس برڈن آف پروف جو ہے وہ حسن حسین پہ لاگو نہیں ہوتا, وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ڈسپیوٹ
डिस्प्यूट किए तमाम जो ये दावा कर रहे हैं कि इनके फाइंडिंग्स हैं जो इनके पास एविडेंसेस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का कोई ताल्लुक एस्टेब्लिश नहीं कर सके। पानामा के हवाले से 4 फ्लैट्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो दरमियान में रह चुका है, ये लेफ्ट और राइट गए, लिहाजा एविडेंशियरी वैल्यू इसकी उस सवाल पे नहीं है जिसके लिए JIT बनाई गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था। प्रोग्राम खत्म हो रहा है। इमरान इस्माइल साहब, आपकी पार्टी का क्या अमल है? पीपल्स पार्टी खबर दूं आपको जो है वो आपके साथ ही की बात की जी जल्दी से दे दें। थोड़ी देर पहले एक खबर सुन ले बसरा साहब की। इमरान इस्माइल साहब जी जल्दी से बताएं बसरा साहब। थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इजलास हुआ है जिसमें चौधरी निसार समेत बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने मियां साहब को कहा है कि आप मुस्ताफी हो जाएं और किसी को मर्जी नामजद कर दें, लेकिन एक ग्रुप है जिसकी क़यादत कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ। सुन ले एक ग्रुप है जिसकी क़यादत कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, आपके जो दूसरे अभी 2 वजीर आए थे ख्वाजा साद रफीक और अब्बासी वगैरह। इनका मौक़िफ़ यह है कि मियां नवाज शरीफ को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए, और अंदर नाम भी 2 डिस्कस हुए हैं, वो भी सुन लें, कुलसूम नवाज शरीफ और चौधरी निसार। अब देखें ये तो मेजर वजीर है जी। हाँ जी, ये तो सारे ही तो उनके मेन वज़रा का तो आपने नाम ले लिया कि वो एक तरफ हैं, तो बाकी नहीं, चौधरी निसार और मियां शहबाज शरीफ ये एक टोले में है। ये टोला इनको कह रहा है कि आप मुस्ताफी हो जाएं, और इनके साथ बहुत सारे एमएलए हैं। और उन्होंने लाइट एंड नोट, ये तो खबर नहीं है, ये तो पुरानी बात है। अपनी जगह पे प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे, आज भी प्राइम मिनिस्टर हैं और 17 तारीख को भी 17 तारीख से पहले मियां नवाज शरीफ मुस्ताफी होंगे, ये मेरी बात नोट कर लें। ख्वाहिश पे कोई पाबंदी नहीं रही है, आप ख्वाहिश करते रहे। क्योंकि आज खान साहब ने कहा मैं दीगर पार्टीज को देखूंगा, पीपल्स पार्टी नाउ सीम्स टू बी विद यू। फरिया देखें, मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही, लिहाजा मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, ना आपका क्वेश्चन समझ आया ना बसरा साहब की कोई बात समझ आई। मैं कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ का जो उसमें साफ लिखा है ना जजमेंट में, जो बड़ा डेडली पार्ट है वो है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट दिए और जाली दस्तावेज़ात साइन करके इन्होंने दी, जो कि साबित हुए कि दस्तावेज़ात ओरिजिनल नहीं है और ये कोर्ट को गुमराह करने के मुतरादिफ है। ये इसमें लिखा हुआ है उस जजमेंट नहीं, JIT की फाइंडिंग के अंदर जो उन्होंने आज दी है सुप्रीम कोर्ट को। मैं समझता हूँ कि उसके इन सारी चीज़ों के बाद मरियम नवाज क्या कह रही है डजंट मैटर। ऑल दैट मैटर इज कि आपने एक JIT को कहा था, आपने बनवाई, आपने मिठाइयाँ बांटी, आप नाचे गाए कि जी JIT बन गई, अब हम देख लेंगे, अब देखना क्या होता है। और अब JIT की फाइंडिंग आ रही है तो आप JIT को गालियाँ निकालना शुरू हो गए और साथ में कह रहे हैं ये रद्दी का टुकड़ा है। पहले तो आप नाच रहे थे कि आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो समोसे और पकौड़े बेचने के काम आते हैं, आज उसी डॉक्यूमेंट्स को आप रद्दी का टुकड़ा कह रहे हैं जो JIT ने आपके खिलाफ दिया है। तो आप इन सब गिमिक्रीज से बचेंगे नहीं, भले आप जो कर लें, आप द न्यूज़ के फ्रंट पे आर्टिकल छपवाएं या इश्तिहारात चलवाएं, कोई बचने की सूरत पैदा नहीं होगी इसमें से। Right, we have to wrap up here. Thank you so much, gentlemen, for being on the program. लेकिन ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ. It's very long report. उसके ऊपर नई नई बातें निकलेंगी, लेकिन everything now rests with Supreme Court. Supreme Court ही की तरफ से directions आएंगी कि आगे मामला किधर जाएगा. इस वक्त हम एक stand still देख रहे हैं गवर्नमेंट की complete outright rejection के बाद. So इसको solve या resolve Supreme Court नहीं करना है. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़. Thank you.